सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का। और उससे बायोलॉजी का एक चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं। तो ये एक चैप्टर और है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें हम मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में और भोजन से हमारे स्वास्थ्य पर, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि मनुष्य का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। मनुष्य में विभिन्न जैविक जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिकाओं के माध्यम से होती है और मूलभूत इकाई हमारी एक कोशिका होती है। मतलब प्रारंभिक अगर हम कहें कि मनुष्य का निर्माण किससे हुआ है तो एक कोशिका से हुआ है। उस कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनती है, उत्तक बनते हैं, कोशिकाओं के समूह निर्मित होते हैं, अंग, तंत्र और पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इस कोशिका को अपने कार्यों को नियमित और नियंत्रित रूप से संचालित करने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जीवित है ना भाई, तो जीवित कोशिका है, ये अपना काम कब ठीक प्रकार से कब करेगी, जब इसे पोषक पदार्थ मिलेंगे। पोषक पदार्थ, और जो पोषक पदार्थ है वो मनुष्य हम क्या करते हैं, शरीर के बाहर से भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हम भोजन करते हैं और भोजन में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, जल और खनिज लवण, ये सब होते हैं हमारे भोजन में। और यही कोशिका को एनर्जी, ऊर्जा देते हैं। और इन पोषकों के माध्यम से जब कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है तो कोशिका अपने कार्यों को नियंत्रित और नियमित रूप से संचालित कर पाती है। ठीक है। यदि हम जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन में पोषक पदार्थ एक लिमिटेड मात्रा में है, या हम कह सकते हैं कि अगर वो कमी है उनकी, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से कोशिका पर पड़ता है। कोशिका अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पाती है और निरंतर रूप से जब व्यक्तियों को इस तरह से पोषक पदार्थों की कमी होती है तो वो बीमार हो जाते हैं, शरीर कई रोगों से घिर जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शरीर सही रूप से काम करे, इसलिए हमें भोजन, और वो भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होगा कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ, शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में, जितनी मात्रा में हमें चाहिए वे अगर उपस्थित होते हैं तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है भाई। यदि भोजन हमारा ऐसा है कि जिसमें पोषक पदार्थ कम मात्रा में है, जितने हमारी बॉडी को चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है, तो ऐसे भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। जिसमें जैसे प्रोटीन की मात्रा है, वसा की मात्रा है, हमें जो चाहिए बॉडी को जितनी चाहिए उतना नहीं है भोजन में, तो ऐसा भोजन क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन। और जब व्यक्ति असंतुलित भोजन लगातार करता रहता है, उससे पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। शब्द है कुपोषण। कुपोषण मतलब बुरा पोषण, अर्थात उसे पोषक पदार्थ लिमिटेड मात्रा में या कम मात्रा में मिल पा रहे हैं, जितने मिलना चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कुपोषण। कुपोषण जिस पदार्थ की कमी भोजन में होती है उसके नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण, इसके नाम से हम इसे जानते हैं। और जब व्यक्ति को लगातार कुपोषित भोजन मिलता है, वो कुपोषण का शिकार होता है, तो शरीर धीरे धीरे कई सारी बीमारियों से घिर जाता है और बीमारियों के कारण व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है जब वो संतुलित भोजन नहीं कर पाता है। ठीक है भाई। तो भारत में अगर हम देखें
तो व्यक्तियों को संतुलित भोजन उपलब्ध नहीं होने के दो प्रमुख बड़े कारण हैं। एक तो है जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या इतनी है कि जनसंख्या का काफ़ी भाग, बहुत एक एरिया ऐसा है जो पोषक पदार्थ ग्रहण ही नहीं कर पाता है जनसंख्या की वृद्धि के कारण। और दूसरा, उससे भी बड़ा कारण हम मान सकते हैं व्यक्ति की आय। जब व्यक्ति की आय इस अनुरूप में नहीं है कि वो स्वस्थ या मतलब संतुलित भोजन कर सके, तो आय भी एक प्रमुख कारण है जो आय की कमी से, इनकम की कमी से व्यक्ति कुपोषण का शिकार भारत में हो रहे हैं। प्रमुख जो कुपोषण है वे अब मैं आपके सामने बताता हूँ। नंबर 1 है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण, देखो विटामिन की मात्रा हमारे भोजन में होना चाहिए, और हालांकि अब हमारे जो शरीर में है वो विटामिन की काफ़ी कम और सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जब भोजन में लगातार विटामिनों की कमी होती है तो इसे हम विटामिन कुपोषण कहते हैं। मतलब भोजन में विटामिन की कमी होना विटामिन कुपोषण कहलाता है। तो विटामिन शरीर को अति सूक्ष्म मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में चाहिए, परंतु वो चाहिए जरूर, और इसे भी हम भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जब हमारा भोजन ऐसा है कि उसमें विटामिन कम है या नहीं है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, और व्यक्ति धीरे धीरे विटामिन की कमी से रोगी बनता जाता है। जैसे आप देखें कि विटामिन ए की कमी से व्यक्ति में रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से है। यदि हम ऐसा भोजन कर रहे हैं कि जिसमें विटामिन ए नहीं है या काफ़ी कम मात्रा में है, जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना विटामिन ए नहीं है, तो व्यक्ति रतौंधी नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है रतौंधी में, कि कम प्रकाश में या शाम के वक्त, अंधेरे के वक्त दिखना बंद हो जाता है या बहुत कम दिखता है। तो ये रतौंधी का लक्षण है, व्यक्ति काफ़ी कम देख पाता है। इसमें विटामिन ए की कमी से होता है। रोग आपको मुख्य रूप से याद रखना है, प्रश्न जो आपसे किया जाएगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो आपको नाम लिखना होगा रतौंधी। इसी प्रकार विटामिन बी की कमी से विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग में मसूड़ों से खून का बहना, शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का अनियमित हो जाना, इस तरह की घटनाएं इसमें होती है। तो विटामिन बी, थायमिन इसका नाम होता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसके बाद विटामिन सी, स्कर्वी नामक रोग इससे होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो हड्डियों के जो जॉइंट हैं वो मुड़ जाते हैं, और हड्डियां एक तरह से कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने इस तरह से घूम जाते हैं। तो विटामिन डी का एक स्रोत भी है हमारे पास कि हम सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 4 प्रमुख रोग हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं। आपको यही याद रखना है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग, बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग व्यक्तियों में, मनुष्यों में हो जाता है। ठीक है, तो ये था विटामिन कुपोषण। अगला देखो आप, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण जिस तरह से विटामिन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रोटीन की भी शरीर को सूक्ष्म या कम मात्रा में आवश्यकता होती है।
और जब हमारे भोजन में लगातार नियमित रूप से प्रोटीन की कमी होती है तो ऐसे इसे हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। मतलब भोजन में प्रोटीन की कमी का हो जाना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। जब प्रोटीन कुपोषण होता है तो व्यक्ति कई रोगों से घिर जाता है। सबसे पहले देखिए आप, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है शरीर के विकास के लिए या भ्रूण के विकास के लिए, तो इन पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और बच्चों में जो प्रमुख रोग है वो है क्वाशीओरकोर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशीओरकोर। क्वाशीओरकोर में क्या होता है कि बच्चों का शरीर, पेट फूल जाता है, आंखें धंस जाती है, त्वचा सूख जाती है, इस तरह की घटना बच्चों में होती है। और जब व्यक्ति में, बच्चों में अगर पोषक पदार्थ के साथ साथ एनर्जी मतलब प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है और भोजन के पदार्थ जो भोज्य पदार्थ है वो भी अवेलेबल उसको नहीं हो पाते हैं, तो शरीर बिल्कुल ऐसा सूख कर एक पत्थर या ढांचे के समान बन जाता है। पेट भी अंदर चिपक जाता है, आंखें धंस जाती है, चेहरे पर हड्डियां निकल आती हैं। तो इस रोग को मैरेस्मस रोग कहते हैं। आपको दोनों रोगों के नाम याद रखना है। एक तो होता है क्वाशीओरकोर, और अगर प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक पदार्थ या ऊर्जा की भी कमी होती है तो मैरेस्मस। ये दो रोग प्रोटीन की कमी से बच्चों में मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है भाई, तो प्रोटीन का ध्यान रखना है आपको। प्रोटीन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है प्रोटीन की। और बच्चों में जो रोग है प्रोटीन की कमी से, क्वाशीओरकोर और मैरेस्मस नाम के रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। तीसरा आप देखो, आप खनिज कुपोषण। खनिज लवण या खनिज कुपोषण, इसके अंतर्गत जो पदार्थ हैं वो अति अल्प, बिल्कुल ही कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु आवश्यक जरूर होते हैं। और यदि इनकी कमी, इन खनिजों की कमी मनुष्य के शरीर में होती है तो उसे हम खनिज कुपोषण कहते हैं। खनिज कुपोषण का भी स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति खनिजों की कमी से, खनिज पदार्थों की कमी से धीरे धीरे कमजोर होता है और कई रोगों से वह घिरता जाता है या बीमारियां उसे जकड़ लेती हैं, घेर लेती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भोजन में हीमोग्लोबिन, हमारे भोजन में जो लौह तत्व है उसकी कमी से रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है भाई। लौह तत्व, आयरन, लोहा जिसे हम कह सकते हैं, तो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक आदि में लौह तत्व उपस्थित होते हैं और ये शरीर के लिए पोषक है। ये लौह तत्व शरीर में, रुधिर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा के रखते हैं। और यदि व्यक्ति में इस लौह तत्व की कमी है तो हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन होगा और रुधिर में, ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में रुधिर की कमी या रक्त अल्पता, एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग मतलब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता, खून की कमी का रोग हो जाता है। आपने देखा होगा जब ब्लड चेक होता है तो हीमोग्लोबिन की जांच उसमें होती है और ये जब डाउन आती है, सामान्य रूप से 10-11 पॉइंट उसके आना चाहिए और 15-16 तक उसमें होते हैं। स्त्री और पुरुषों में थोड़ा सा अनुपात अलग अलग होता है, परंतु जब ये ज़्यादा डाउन हो जाता है तो कारण क्या होता है कि हमारे भोजन में आयरन की कमी रही होगी और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का पर्याप्त मात्रा उसमें नहीं बन पाती है और खून की कमी या एनीमिया रोग उसे हम कहते हैं। इसी प्रकार आयोडीन की कमी जब होती है, आयोडीन भी हमारे भोजन का एक प्रमुख तत्व है और जब ये नमक के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं
और आयोडीन हमारे भोजन में पहुंचता है तो ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि को एक्टिव बनाता है और इसी की सहायता से थायरोक्सिन नामक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित हो पाता है। ठीक है, तो जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन का पर्याप्त संश्लेषण नहीं हो पाता है, और जब थायरोक्सिन का पर्याप्त संश्लेषण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, तो जो गले में थायराइड ग्रंथि है वो फूलकर लटक जाती है और इस रोग को हम गलगंड या घेंगा या गाइटर रोग कहते हैं। मतलब आपको याद रखना है कि भोजन में या शरीर में लोह की कमी से, लोह तत्व की कमी से तो एनीमिया रोग होता है, खून की कमी हो जाती है, कारण है हीमोग्लोबिन का स्तर डाउन हो जाता है, और आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। कारण क्या है कि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन संश्लेषित नहीं हो पाता है, एक लिमिटेड मात्रा में संश्लेषित होता है, जिससे हमारे शरीर की जो गलगंड जो ये यहाँ पर जो ग्रंथि होती है ना गले में, थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि पर्याप्त संश्लेषण या थायरोक्सिन नहीं बनाने से फूल जाती है और इतनी फूल जाती है कि हमारे चेहरे से भी बाहर निकल आती है। ये एक जो रोग है उसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में यह रोग अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, और शरीर से इस आयोडीन की प्राप्ति का जो एक स्रोत हमारे पास है मुख्य रूप से वो है नमक। आयोडीन युक्त नमक लेकर भोजन के साथ हम और इस आयोडीन की मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं और वो थायरोक्सिन का कंट्रोल कर सकती है और गलगंड या घेंगा रोग से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो खनिज लवण है वो भी हमारे पोषण के लिए, हमारे विकास के लिए आवश्यक होते हैं। लोहे की कमी से, लोह तत्व की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा नामक रोग होता है।